हेलो फ्रेंड्स। तो अपनी जो एनक्लेक्स सॉन्डर्स वाली बुक है, 9th एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है इस वक्त, उस एडिशन का टॉपिक एसिड बेस बैलेंस मैंने स्टार्ट कर रखा है और इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो यदि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। आज रहेगा पार्ट सेकंड, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे एबीजी एनालिसिस। किस प्रकार से आप एबीजी जो है उसका इंटरप्रिटेशन करोगे, कैसे आप एमसीक्यूज एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे अपन। ये सारा का सारा टॉपिक मैंने एनक्लेक्स सॉन्डर से लिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से बढ़िया, उसमें जो नोट्स किस प्रकार से बनाते हैं अपन वो भी अपने को सीखना है और साथ ही साथ कंप्लीट टॉपिक भी अपने को स्टडी करना है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देखिए किस कंडीशन को अपन सबसे पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे, जब हाइड्रोजन आयन ब्लड में बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे एसिडोसिस। ठीक है, पीएच जो है डिक्रीज हो जाए, कितने से डिक्रीज, लेस देन 7.35 से यदि पीएच डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एसिडोसिस। और साथ ही साथ बात करें रेस्पिरेटरी की, तो यदि PCO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, यदि ये बढ़ जाए, कितने से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 45 mmHg से यदि एक्सीड हो जाए, तो इस कंप्लीट सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अपन बोलेंगे। ठीक है, CO2 जो है ये प्रकार का क्या है, CO2 जो है एक प्रकार का क्या है, एसिड है। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ रहे हैं तो इसका कारण क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखिए, फर्स्ट जो रीजन है दैट इज डिफेक्ट इन लंग्स या फिर लंग्स डिजीज। कोई भी प्रकार की रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होगी तो उस कंडीशन में जितनी भी डिजीज है उन सभी डिजीज के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की रिस्क रहती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होगा उस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बॉक्स जो है 9.1, ये अपने को देख लेना अच्छे से। ठीक है, एनक्लेक्स जो सॉन्डर्स वाली बुक है, 9th एडिशन जो है, उसके अंदर बॉक्स नंबर 9.1 ये देखिएगा, जिसमें अपने को डिफेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट कारण दे रखे हैं, कौन कौन से कारण जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो अस्थमा, न्यूमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, एटिलेक्टेसिस, ब्रेन ट्रोमा की वजह से होने वाला रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, ब्रोंकिटिस। तो ये सारे के सारे कारण किसके हैं, ये सारे के सारे कारण हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण है। ठीक है, तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात कि हाइपोवेंटिलेशन वाली कंडीशन हो, जब भी हाइपोवेंटिलेशन की कोई कंडीशन हो, डिप्रेस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये डिप्रेस हो रहा हो, तो उन कंडीशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, CNS डिप्रेशन, सेंट्रल नर्व सिस्टम ही डिप्रेस हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओपोइड यूज किया हुआ है किसी ने, उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो गया। सेडेटिव किसी ने ले रखी है या फिर एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो ले रखी है, तो इन सभी कंडीशन की वजह से क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा और इन सभी कारणों की वजह से ही रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिप्रेस होगा, जिसकी वजह से CO2 का लेवल बढ़ेगा और CO2 का लेवल बढ़ेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अपन उसको बोलेंगे। चलिए ये हो गए कारण। अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस। तो ऐसी कंडीशन हो तो उस कंडीशन में अपने को क्या क्या इंटरवेंशंस करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मॉनिटर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात हो रही है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो अपने को साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखिए कभी भी एनक्लेक्स में आप जब भी प्रायोरिटी बेसिस इंटरवेंशंस पढ़ोगे ना, तो उस कंडीशन में अपने को सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना होता है और देन अपने को कोई इंटरवेंशन करना होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन सिम्टम, देन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कि डॉक्टर ने लिखा होगा। देन पेशेंट को अपन पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे और हमेशा ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रोसीजर में कोई अबनॉर्मलिटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उन कंडीशन में अपने को सेमी फाउलर पोजीशन ही ऑलवेज पेशेंट को प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनकरेज द पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इंटरवेंशन में, एनकरेज द पेशेंट टू टर्न कफ डीप ब्रीथ। ये सब अपने को पेशेंट को बताना है ताकि अंदर का जो सिक्रीशन है, अंदर का जो म्यूकस है वो बाहर निकल सके, एक्सपेल आउट हो सके और इंडिविजुअल का जो एयरवे है वो पेटेंट हो सके। देन इंक्रीज करना है रेस्ट। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज है, यदि रेस्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को रेस्ट के लिए अपने को मोटिवेटेड करना है। देन अवॉइड करना है ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव्स
ओपोइड बिकॉज दे इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये जितनी भी सेडेटिव ड्रग्स है उन सभी को अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी की सारी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है। देन सक्शन द एयरवे, क्यों सक्शन इसलिए करना होता है ताकि अंदर के जो सिक्रीशंस है वो बाहर निकल जाए। रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर अंदर सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, तो सिक्रीशन यदि बाहर निकल जाएंगे सक्शन के द्वारा तो एयरवे क्लीन हो जाएगा और इंडिविजुअल को ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। देन प्रिपेयर ईटी इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन। यदि अभी भी प्रॉब्लम सबसाइड नहीं हुआ है तो इंडिविजुअल को ईटी के लिए या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेटर के लिए प्रिपेयर अपने को करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अपन ने पढ़ा। देन अपन अब बात करेंगे अपन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के बारे में। तो देखिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस जो है, सबसे पहले अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, किस कंडीशन को अपन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस अपन बोलेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जो एल्कोलोसिस है किसको बोलेंगे अपन, जब H आयन जो है ये हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन यदि बढ़ते तो उसको अपन एसिड बोलते थे, एसिडोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, इनकी एक तरह से जो मात्रा है बल्क में हाइड्रोजन आयन का बढ़ जाना, उसको अपन बोलते हैं एसिडोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही क्या है, एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड डिक्रीज हो गया। एसिड डिक्रीज होने को ही अपन क्या बोलेंगे, एल्कोलोसिस अपन बोलेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की बात कर रहे हैं, तो इस एल्कोलोसिस में हाइड्रोजन आयन हमेशा डिक्रीज होगा, पीएच जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि देखिएगा ये है 7 पीएच और ये अपनी 1 नंबर पीएच और ये होगी अपनी 14 नंबर पीएच। ठीक है, तो 7 न्यूट्रल पीएच है और इधर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एल्कोलोसिस, और इधर अपन एक की तरफ कम आएंगे, पीएच 7 से यदि कम होगी तो उसको अपन बोलेंगे एसिड। ठीक है, तो पीएच जो है वो एल्कोलोसिस में क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, कितने से ज़्यादा होगी, 7.45 से ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं PCO2 की बात कर लें, तो PCO2 डिक्रीज होगा किस कंडीशन में, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में PCO2 जो है ये डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि CO2 तो क्या होता है, एसिड होता है, CO2 क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड क्या हो गया, एल्कोलोसिस की कंडीशन है तो एसिड कम हो गया, एसिड कम हो गया आराम से। ठीक है, तो ये एसिड कम हो गया इसीलिए तो एल्कोलोसिस बन गया। ठीक है ना, अपन वापस मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन एसिड होता है। ठीक है, यहाँ बात करें अपन एसिड एल्कोलोसिस की। ठीक है, बात करें पीएच की, तो हमेशा एल्कोलोसिस की सिचुएशन होती है उसमें पीएच बढ़ती है, कितने से ज़्यादा, मोर देन 7.45। और बात करें CO2 की, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है तो इसलिए CO2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि CO2 तो एसिड है। ठीक है, CO2 एसिड है और CO2 डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है। कितने से कम होगा, लेस देन 35 mmHg। चलिए ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए अब कारणों की बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्यों क्यों हो सकता है, किन किन कारणों की वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो सकता है। तो वो सारे कारण जो कि CO2 डिक्रीज करते हैं, कौन से कारण, जो CO2 को डिक्रीज करते हैं, उन सभी कारणों को अपन बात करेंगे, उन सभी वो सारे कारण किस में आएंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बॉक्स नंबर 9.2 अपने को देखना है, क्योंकि ये सारा मेंशन उसी में से ही किया गया है। बॉक्स नंबर 9.2 सॉन्डर्स। ठीक है, कारण की बात करें, कौन कौन से कारण, किस चीज़ के कारण, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के कारण। ठीक है, तो इन कारणों में सबसे पहले ये एक चीज़ कॉमन रहेगी, क्या रहेगी, कि CO2 जो है वो डिक्रीज रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कारण फीवर, फीवर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन रेट जो है और डेप्थ जो है ये भी बढ़ जाता है, और इसी वजह से रेस्पिरेशन डेप्थ बढ़ जाएगा तो इंक्रीज ऑक्सीजन, इंडिविजुअल तेज सांस लेगा, और तेज सांस लेगा तो इसका मतलब अंदर की जो CO2 जो है, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो CO2 जो है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए फीवर में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एग्जाम में आया हुआ है, नोट सेट 2020 में भी आया हुआ है, और उससे पहले कंबाइन एम्स में भी आया हुआ है, और उसके बाद 21 में भी आया हुआ है। कंटिन्यूसली 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लेना। फीवर में क्या होता है, फीवर में वापस बता देता हूँ, फीवर में बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इस वजह से रेस्पिरेटरी डेप्थ बढ़ता है, और रेस्पिरेटरी डेप्थ बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इंक्रीज ऑक्सीजन स्टारवेशन कंडीशन पैदा होगी। ऑक्सीजन इंडिविजुअल ज़्यादा लेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा तो CO2 का लेवल डिक्रीज होगा, और CO2 का लेवल डिक्रीज होगा तो मैंने बताया कि CO2 क्या होता है, एसिड होता है, CO2 का लेवल डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब एल्कोलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो फीवर की कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है।
चलिए नेक्स्ट कारण की बात कर लें। नेक्स्ट जो कोज है दैट इज हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब इंडिविजुअल जब ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ ऑक्सीजन लेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी किसी भी कारण की वजह से, रेस्पिरेटरी डेप्थ बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। या फिर इंडिविजुअल वेंटिलेटर पर ही है तो उसको ऑक्सीजन तो ज़्यादा दी जा रही है लेकिन उसके अंदर CO2 का लेवल घट गया, ठीक है। तो हाइपर वेंटिलेशन एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर इंडिविजुअल का CO2 जो है उसका लेवल घट जाता है, तो उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा, ठीक है। सभी का रेशनल बता रहा हूँ एक एक चीज़ों का, क्यों कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है ये ही समझना है अपने को। देन हाइपोक्सीमिया में हाइपोक्सिया जो है उस कंडीशन में भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज रेस्पिरेटरी डेप्थ बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगी, और डेप्थ बढ़ने की वजह से इंक्रीज O2 कंजप्शन, O2 जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा आएगी और इस वजह से CO2 जो है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तहत CO2 घट जाएगी। तो इस कंडीशन में हाइपोक्सिया जो है उसमें भी अल्टीमेटली क्या होता है, CO2 का लेवल घटता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपना रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। चलिए नेक्स्ट कारण की बात करें, पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर पेशेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, O2 तो ज़्यादा दे रहा है वो, लेकिन CO2 जो है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में, उस बॉडी के अंदर CO2 जो है उसकी कमी आ गई, ठीक है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेट कर दिया वेंटिलेटर ने। वेंटिलेटर का काम क्या है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना, ठीक है, हाइपर वेंटिलेट करना, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से एक जो साइड इफेक्ट है दैट इज डिक्रीज CO2 लेवल। CO2 डिक्रीज भी तो हो गया ना। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होता है तो क्या कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस होगा, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस उसको होगा, ठीक है। देन पेन की कंडीशन जो है, पेन में भी क्या होता है, पेशेंट की ब्रीथिंग बढ़ जाती है और इस वजह से वो O2 तो ज़्यादा लेगा लेकिन CO2 जो है अंदर वो CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। देन एंजाइटी एंड हिस्टीरिया में भी क्या होता है, सेम ही कारण होता है। एंजाइटी और हिस्टीरिया में भी ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग जो है उसका रेट और डेप्थ बढ़ जाता है और इस वजह से पेशेंट हाइपर वेंटिलेट होता है, तेज सांस लेता है और अंदर CO2 का लेवल घट जाता है, इस वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होता है। चलिए इंटरवेंशंस की बात कर ले अपन रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का। तो इंटरवेंशंस में अपने को क्या करना होता है, इंडिविजुअल का CO2 लेवल बढ़ाना होता है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट टू डिक्रीज एंजाइटी, कि भाई एंजाइटी पेशेंट रेस्टलेसनेस होगा पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या करना है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है। देन एनकरेज द ब्रीथिंग, पेशेंट को ब्रीथिंग टेक्निक बतानी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिएगा क्या करते हैं अपन ब्रीथिंग में, सबसे पहले पेशेंट को बोलना है वॉलंटरी होल्ड द ब्रीथ। पेशेंट को बोलना है CO2 लेवल घटा हुआ है, अंदर CO2 कम है, बॉडी के अंदर CO2 कम है, तो पेशेंट को बोलना है कि तू अपनी सांस जो है वो थोड़ा होल्ड करके रख, कि होल्ड करके रखेगा ना तो अंदर CO2 लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करना है, अब ये कोई अपने को पेशेंट का गला नहीं दबा देना है, ठीक है, कि अपने को CO2 अंदर बढ़ाना है, ऑक्सीजन ये ले नहीं पाए तो कुछ ऐसा कर दे कि CO2 बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये अपन को यहाँ पे ये वर्ड जो है ये फोकस करना है इस पर, वॉलंटरी होल्ड द ब्रीथ, ये पेशेंट को बोलना है अपने को कि आप हो सके तो अपना जो ब्रीथ है कुछ समय के लिए रोक करके वॉलंटरी अपनी इच्छा से आप कीजिए, क्या कीजिए, आप अपनी इच्छा से होल्ड कीजिएगा अपने ब्रीथ को ताकि अंदर CO2 का लेवल बढ़ सके, ठीक है ना। ये नहीं है कि पेशेंट का गला ही दबा दिया। देन यूज़ रीब्रीथिंग मास्क, पेशेंट जो है उसको रीब्रीथिंग मास्क प्रोवाइड करवाना ताकि अपने जो एक्सहेल की गई जो CO2 है वो वापस वो इनहेल कर सके, ठीक है, तो भी CO2 का लेवल बढ़ेगा। और देन पेपर बैग अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पेपर दे दिया, एक कोई अखबार का टुकड़ा दे दिया और इंडिविजुअल जो है उसकी माउथ को कवर कर दिया ताकि वो जो एक्सहेल किया हुआ उसने CO2 है वो वापस वो इनहेल कर ले, ठीक है। चलिए तो ये हुआ अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। अब अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज, एक पॉइंट सिंगल पॉइंट भी मत छोड़िएगा आप, ठीक है। जो चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ और जो मैंने छोड़ी है वो आपको भी गाइड में छोड़नी ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करते हैं अपन। तो डिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो मेटाबॉलिक, सबसे पहली बात आ गई एसिडोसिस की। तो एसिडोसिस का नाम से ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन तो बढ़ेंगे और क्या होगा,
पीएच हमेशा एसिड में घटती है, कितने से घटती है, कितने से कम होती है, लेस देन 7.35 से कम होती है। और अपन बात करें जो बाइकार्बोनेट है, ये अभी अपन ने रेस्पिरेटरी के रेफरेंस, जब अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें अपन CO2 पढ़ रहे थे तीसरी चीज़, लेकिन यहाँ पे अपन मेटाबॉलिक की बात करें तो मेटाबॉलिक में हमेशा बाइकार्बोनेट जो है, मेटाबॉलिक में हमेशा बाइकार्बोनेट का लेवल अपन स्टडी करेंगे, चाहे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चाहे मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो। यहाँ तीसरा कंटेंट अपने पास होगा HCO3, जिसको अपन बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट ये क्या है, ये एक प्रकार का बेस है, एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। हाइड्रोजन बढ़ेंगे, पीएच घटेगी क्योंकि एसिडोसिस में पीएच घटती है, और बाइकार्बोनेट एसिड, ये बेस जो है, ये बेस घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि एसिडोसिस है तो एसिडोसिस में बेस तो घटेगा ही घटेगा। कितने से कम होगा, लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस मिली जुली कंडीशन को, इस डिस्क्रिप्शन को ही अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपन पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कारणों की। तो कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो देखिएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात हो रही है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के कौन कौन से कारण हैं, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, देखिए कैसे होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, तो इंसुलिन की बेसिकली डेफिशिएंसी हो रही है डायबिटीज़ मेलाइटिस में। ठीक है, तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म न होकर के फैट जो है उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और फैट के टूटने के बाद में फैट का एंड प्रोडक्ट बनता है कीटोन बॉडी। और कीटोन है क्या है, कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस नाम नहीं सुना क्या अपन ने, कीटोएसिडोसिस क्या है, कीटोन क्या है, एसिड है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, एसिडोसिस होता है। आगे बात समझ में, बॉक्स नंबर 9.3 ये देख लेना, वहाँ से लिया है ये कारण। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर रहे थे अपन। ठीक है ना, तो पहला कारण बताया है डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्यों होता है, ये मैंने आपके सामने पूरी मैकेनिज्म डिस्कस कर दी। ठीक है, चलिए दूसरी अपन बात करें कि कोई इंडिविजुअल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही ले। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब अपना एस्पिरिन की गोली। तो एस्पिरिन भी क्या है, एस्पिरिन, ये नाम में देखो, नाम में क्या है, एसिड आ गया। ठीक है ना, तो एसिड लेगा तो एसिडिटी तो होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कारण, इंक्रीज फैट इन डाइट। ये भी कारण है किसका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण है। क्यों है, क्योंकि देखिए फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगी, कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोन मैंने बताया क्या है, एसिड है। ठीक है, तो फैट ज़्यादा खाने से भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और एक्यूट रिनल फेलियर एंड क्रोनिक रिनल फेलियर में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो बॉडी है, बॉडी क्या करती है, बॉडी एसिड को होल्ड करके रखती है। ठीक है ना, बॉडी वॉश आउट नहीं करती एसिड को। ठीक है, एच आयन जो है उनको क्या करेगी, किडनी वॉश आउट नहीं करेगी यूरिन में, और एच आयन जो है वो ब्लड में बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, और एच आयन बढ़ने लगेंगे तो उस कंडीशन को ही अपन क्या बोलते हैं, एसिडोसिस अपन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस कंडीशन में ये एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आया हुआ गाइस, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं इनको डिटेल में समझा रहा हूँ। देन सीवियर डायरिया की कंडीशन में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि डायरिया के अंदर जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं उनका बॉडी से लॉस हो जाता है, और बाइकार्बोनेट यानी कि बेस यानी कि क्षार यानी कि एल्केलाइन जो है, उन पदार्थों का बाहर निकालने को ही अपन क्या बोलते हैं, अगर वो बाहर निकलेंगे, ठीक, क्षार बाहर निकलेगा तो बॉडी में क्या बचेगा, बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट तो एसिडिक हो जाएगा। तो इसलिए जो पोटी लगती है जिसको अपन डायरिया बोलते हैं, ज़्यादा डायरिया लगने की वजह से क्या होता है, बॉडी से बाइकार्बोनेट जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं, और इस वजह से बाइकार्बोनेट्स वॉश आउट हो जाएंगे यानी कि क्षार वॉश आउट हो जाएंगे, तो अंदर का एनवायरनमेंट तो एसिडिक हो ही जाएगा। चलिए ये सारे के सारे कारण थे 9.3 बॉक्स नंबर में। ठीक है, ये वाला रहा, किसके कारण पढ़ रहे थे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण पढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस की। तो इंटरवेंशन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ट्रीट अंडरलाइन कोज। देखिए ये जो अंडरलाइन कोज, ये जो मुख्य कारण है ना, पहले इनको ट्रीट करो। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को सही करो। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड अगर लिया है तो स्टमक जो है उसको वाश करके एसिटाइल सैलिसिलिक का एसिड डिक्रीज करो। ठीक है, अगर फैटी डाइट लिए तो फैटी डाइट के रिगार्डिंग जो IV फ्लूइड वगैरह है वो पेशेंट को प्रोवाइड करो। ठीक है, ताकि जितने भी हाइड्रोजन आयन है वो
सब चीज़ें बाहर निकल सके। तो ये इंटरवेंशन में सबसे पहली चीज़ यही दी है, ट्रीट अंडरलाइन कोज, ठीक है, जिस कारण से एसिडोसिस हुआ है उस कारण को पहले ट्रीट करो, ठीक है। देन इंट्रावेनस फ्लूइड मैनेजमेंट करो, ठीक है, ताकि जो H+ आयन है एक्सेसिव इकट्ठे हुए वो बाहर निकल सके, और मॉनिटर करते रहो इनटेक आउटपुट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? ये कारण से, ठीक है। ये एक एक कारण इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अब अपन दूसरी चीज़ बचती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये लास्ट चीज़ है एसिड बेस इम्बैलेंस में, इसको भी अपन अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया ना? हाँ चलिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में अपने को क्या पढ़ना है, ये डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एल्कलोसिस हो रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ेंगे घटेंगे? घटेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है एल्कलोसिस की, तो एल्कलोसिस में हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होंगे, एक बात। दूसरी बात और क्या होगा, पीएच जो है वो एल्कलोसिस में पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पीएच तो एल्कलोसिस में हमें पता है कि पीएच तो बढ़ती ही है। कितने से बढ़ेगी? मोर देन 7.45 से एक्सीड हो जाएगी। और बात कर ले बाइकार्बोनेट्स की, तो भैया एल्केलोसिस की कंडीशन है, और बाइकार्बोनेट भी क्या है? क्षार है, एल्केलाइन है, तो ये तो बढ़ने ही बढ़ने, ठीक है ना, क्योंकि यही तो बना रहे हैं इसको, एल्केलोसिस को। तो कितने से ज़्यादा होंगे? मोर देन 27। कई बुक्स में 28 भी दे रखा है, मैं बता देता हूँ। एनक्लेक्स में ही 28 भी दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड जितनी भी गाइडलाइन है और इंडिया के अकॉर्डिंग मैंने 27 मैक्सिमम देखा है। मैं बता देता हूँ बच्चों को, पहले ही कन्फ्यूजन नहीं होना है। 27 इंडियन गाइडलाइन के अनुसार 27 माना जा रहा है, और ये फॉरेन जो एशियन कल्चर की जितनी भी गाइड है, जैसे कि अपनी एनक्लेक्स एशियन कल्चर की गाइड है, तो उस कंडीशन में अपने को 28 भी इसमें माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये पूरी कंडीशन क्या बन गई अपनी? ये पूरी कंडीशन बन गई अपनी मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कारणों की। क्या क्या कारण ये एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो कारण डिस्कस किए गए हैं बॉक्स नंबर 9.4 एनक्लेक सोंडर्स 9th एडिशन, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, उसमें से लिया गया है ये। तो देखिए कारण क्या रहेंगे मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के? तो सबसे पहले डायूरेटिक्स। क्यों? क्योंकि डायूरेटिक्स इंडिविजुअल यदि लेगा तो एच आयन जो डायूरेटिक्स का काम क्या है? बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना। यूरिन बाहर निकलेगा तो यूरिन अकेला थोड़ी निकलेगा, ये अपने साथ में एच आयन लेके निकलेगा। एच आयन लेके निकलेगा, एच आयन क्या है? एसिड है। एसिड बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचा? एल्केलाइन, ठीक है, क्षारीय एनवायरनमेंट अंदर बच जाएगा। तो अत्यधिक मात्रा में डायूरेटिक्स लेना भी किसका कारण है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कारण है। दूसरी बात करते हैं वोमिटिंग एंड जीआई सक्शन, एनजी ट्यूब सक्शन, ठीक है। वोमिटिंग हो रहा है, स्टमक के ऊपर का जितना भी पोर्शन अपन जब वॉश आउट करते हैं, वॉश करते हैं, तो स्टमक के अंदर क्या है भैया? स्टमक के अंदर है एसिड, और इसको ही वॉश कर दिया, इसको ही साफ कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो अंदर से अपन ने बॉडी के अंदर से क्या निकाल दिया? एसिड बाहर निकाल दिया, और बॉडी के अंदर से एसिड बाहर निकाल दिया, तो बच गया क्या? बेस बच गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये कारण हो गया अपना वोमिटिंग और जीआई सक्शन, एनजी ट्यूब सक्शन से की वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। और देखिए, और यदि किसी इंडिविजुअल ने क्षार यदि ले ही लिया, एल्केलाइन ही ले लिया, ठीक है, जैसे कि इंक्रीज सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर, सोडियम सोडा बाइकार्बोनेट यदि किसी ने ज़्यादा ले लिया, तो ये तो खुद बेस है, ये तो खुद एल्केलाइन है, तो एल्केलाइन एल्किलोसिस तो होना ही होना, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस तो होना ही होना। तो ये सारे के सारे कारण, और एक दो और बच गए, देख लीजिए आराम से, और मैं एक दो कारण बता देता हूँ। और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सिट्रेट एंटीकोगुलेंट काम में लिया जाता है, और जो कि क्या है? बेस है, ठीक है, क्षार है। तो इस वजह से भी क्या होता है? एल्किलोसिटी बढ़ जाती है। और भी कारण है, हाँ बिल्कुल है, एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का बढ़ जाना। तो देखिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन का घट जाना, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। यानी कि देखिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? अत्यधिक मात्रा में जो H+ आयन है उनको होल्ड करके रखता है। अब चूंकि हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है, एल्डोस्टेरोन जो है इसकी मात्रा ही कम हो गई, तो इस कंडीशन में एच आयन भी क्या नहीं होगा? बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा, ये भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो इंक्रीज लॉस ऑफ एच आयन। और यदि एच आयन निकल गया, एच आयन का अपने को पता है हाइड्रोजन आयन का को ही अपन एसिड बोलते हैं, और जब एसिड ही निकल गया, इस एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से एसिड ही बाहर निकल गया, तो बचा क्या अंदर? एल्केलाइन एनवायरनमेंट बचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस की।
इंटरवेंशन किसका पढ़ रहे हैं अपन, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस का, ठीक है। तो इंटरवेंशन में अपने को सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीज इंट्रावेनस फ्लूइड टू प्रोमोट बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन, के बॉडी से बाइकार्बोनेट जो आयन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल सके, इसलिए अपन IV फ्लूइड देंगे। और क्या करेंगे, ट्रीट अंडरलाइन कोच। चलिए साहब, अब देखिए ये अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना। अब अपन बात कर रहे हैं अगला अपना जो टॉपिक है दैट इज ABG एनालिसिस, ABG वैल्यू। ये एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपन पढ़ रहे हैं, 9th एडिशन पढ़ रहे हैं, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। एसिड बेस का सेकंड पार्ट है जो कि अब आज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल ABG वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो pH जो है वो जनरली कितनी होती है, pH होती है 7.35 से 7.45। यदि इस वीडियो का एसिड बेस बैलेंस जो भी अपन पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है, वरना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए जनरली pH अपने को 3 चीज़ें चाहिए होती है ABG वैल्यू में। ABG एनालिसिस करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। pH चाहिए होती है जो कि नॉर्मली 7.35 से 45 होती है। अपने को CO2 चाहिए होता है, PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, जो कि नॉर्मली 35 से 45 होता है। और अपने को क्या चाहिए, MmOF और अपने को क्या चाहिए होता है, बाइकार्बोनेट चाहिए होता है, जो कि 22 से 27 और कई बुक में 28 भी है, ठीक है। बता दें एनक्लेक्स में ही, इस एनक्लेक्स में ही 28 है, ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अपने को 27 मान करके करना है क्वेश्चन। चलिए अब अपन बात करते हैं, ये 3 अपने को वैल्यू देखनी है, चाहे अपने को कोई भी सवाल दे दे ABG एनालिसिस का। तो देखिए अब अपन बात करते हैं किस प्रकार से आर्टरी का ब्लड लेकर के उस आर्टरी के ब्लड का सैंपल कैसे लिया जाता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, एलन टेस्ट क्या होता है, और कैसे अपन ABG एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे कलेक्शन ऑफ ABG स्पेसिमेन। कैसे सैंपल लेंगे, आर्टरी का सैंपल लेते हैं, आर्टरी के ब्लड का सैंपल लेते हैं, ठीक है, आर्टरी के ब्लड का सैंपल लेते हैं। और कौन सी आर्टरी का सैंपल लेते हैं, रेडियल आर्टरी का सैंपल लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी रेडियल आर्टरी, ठीक है। चलिए इस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये बॉक्स नंबर 9.5 में दिया हुआ है, इस टेस्ट को बोलते हैं एलन टेस्ट। इस आर्टरी के ब्लड को लेने से पहले एलन टेस्ट किया जाता है, उस एलन टेस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए करते क्या है, मैं आपको पहले छोटी सी एक बात बता देता हूँ। ये देखिए थोड़ी मैं फोटो बना देता हूँ इसकी, किस प्रकार से ये टेस्ट करेंगे अपन। तो पहले तो ये लैंग्वेज देख लेते हैं क्या बोल रही है, प्रेशर अप्लाई ओवर द अल्नर एंड रेडियल आर्टरी। सबसे पहले अपनी रेडियल और जो अल्नर आर्टरी है, जहाँ पे अपन हाथ पे मोरली बांधते हैं, जहाँ पे अपन मतलब रिस्ट पे कुछ जो रिस्ट बैंड है, फ्रेंडशिप बैंड है वो बांधते हैं, उस जगह की बात हो रही है, ठीक है। कलाई पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे रेडियल आर्टरी पर भी और अल्नर आर्टरी पे भी। जो रेडियल आर्टरी है वो अपने अंगूठे की तरफ होती है, और जो अल्नर आर्टरी है वो अपनी जो चिटली है, जो छोटी अंगुली है, जो स्मॉल फिंगर है, उसकी तरफ होती है, ठीक है। वापस बता देता हूँ, रेडियल आर्टरी अंगूठे की तरफ, ठीक है, ये रही रेडियल आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी R, और ये अल्नर आर्टरी U, ठीक है। इन दोनों आर्टरी को अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अंगूठे से तेज प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और अपन बोलेंगे आस्क द पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज द हैंड रिपीटेडली। और पेशेंट को अपन बोलेंगे दबा करके अपन पहले जो रेडियल आर्टरी है, ठीक है, उस रेडियल आर्टरी को अपन, उस रेडियल आर्टरी से अपन प्रेशर हटाएंगे, ठीक है। और देन अपन सब साइड थोड़ी देर बाद में अपन क्या करेंगे, जो अल्नर आर्टरी वाला प्रेशर था उसको भी अपन हटाएंगे। और अपन देखेंगे कि उस पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ खोलो, और हाथ खोलने के बाद में यदि फ्लशिंग हैंड, यदि हैंड जो है उसमें अपने को रेडनेस दिखाई देता है तो इसका मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई है। और यदि रेडनेस दिखाई नहीं देती है, फ्लशिंग यदि नहीं दिखाई देता है हथेली पे, तो इसका मतलब येलोविश कलर दिखाई देगा, पीला पीला दिखाई देगा, इसका मतलब आर्टरी में ब्लॉकेज है, इस जगह से अपने को सैंपल नहीं लेना है, दूसरी जगह से सैंपल लेना है, ठीक है ना। तो देखिए अब एलन टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एलन टेस्ट पॉजिटिव का मतलब होता है फ्लशिंग इन हैंड, ठीक है। हैंड जो है वो फ्लशिंग कर रहा है, रेड रेड अपने को दिखाई दे रहा है, तो अपन उस कंडीशन में सैंपल जो है वो ले सकते हैं। और नेगेटिव एलन टेस्ट का मतलब होता है कि नो फ्लशिंग ऑफ हैंड, हाथ जो है, हथेली जो अपनी वो क्या होगी, पीली पीली ही दिखाई देगी, रेड नहीं होगी, इसका मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में अपने को सैंपल नहीं ले लें, ठीक है। तो ये हो गया एलन टेस्ट। चलिए अब अपन बात करते हैं, अब अपन ने सब कुछ देख लिया, सारी चीज़ें अपन ने देख ली, पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है, 2 मिनट का लास्ट टॉपिक और बचा है। मैं आपको बस इतना सिखाना चाहता हूँ कि जो ABG जो इंटरप्रिटेशन हो वो किस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये अपने को नॉर्मल वैल्यू ध्यान में रखनी है, 7.35 से 45 क्या है, pH हो गई, CO2 कितनी होनी चाहिए, 35 से 45, SCO3 माइनस कितना होना चाहिए, 22 से 27, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एनक्लेक्स में ही पीछे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए ये एनक्लेक्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
मैंने कहीं और से नहीं लिया ये क्वेश्चन। द नर्स रिव्यू द एबीजी रिजल्ट ऑफ पेशेंट एंड नोट द फॉलोइंग। एक नर्स एक एबीजी वैल्यू देख रही है, इसमें पीएच कितनी दे रखी है, 7.45 दे रखी है, और CO2 कितना दे रखा है, 30 mmHg दे रखा है, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो दे रखे हैं 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखे हैं। ठीक है, तो बताइए आप क्या इसमें क्या क्या इसमें जो है उसका उत्तर निकलेगा इसका। ठीक है, तो ये आराम से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है अपने को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपनसेटेड, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। इन चारों में से कौन सी कंडीशन होगी, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि एसिडोसिस है या एल्किलोसिस है। तो भैया 7.35 से 45 pH होने चाहिए, इसकी कितनी है, 45 है। ठीक है, और यदि दोनों का बीच में अपने को निकाल लिया अगर पढ़िए 35 से 45, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आती है 7.40। ठीक है, तो 7.40 से यदि पीएच ज़्यादा है तो वो एल्केलाइन है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई पीएच देख करके अपने को कि ये क्या है, एल्केलाइन है, एल्केलोसिस की कंडीशन है। ठीक है भैया, एल्केलोसिस। ठीक है, एक बात। अब बात करते हैं अपन, अब सेकंड चीज़ देखनी है अपने को CO2 हमेशा सेकंड चीज़ देखनी है CO2, और थर्ड चीज़ देखनी है अपने को HCO3-। ये यदि अबनॉर्मल है तो ये अपने को सबसे पहले देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये अबनॉर्मल है या नहीं है। CO2 कितना होता है, 35 से 45 होता है कि नहीं अबनॉर्मल, 30 है, बिल्कुल है जी। ठीक है, रेस्पिरेटरी CO2 मैंने बताया था, CO2 हमेशा किसका इंडिकेटर है, रेस्पिरेटरी का। ठीक है, HCO3- किसका इंडिकेटर होता है, ये होता है मेटाबॉलिक का। तो यहाँ पे CO2 क्या है, CO2 एवरेज मात्रा से कम है। ठीक है, CO2 जो है वो 35 से 45 mmHg होती है, ये तो 30 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की कंडीशन होगी। एक बात तो क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनसेटेड या अनकंपनसेटेड की। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, ठीक है, एल्किलोसिस ये तो कन्फर्म हो गई। ठीक है, इतने को देख करके अपने को पता चल गया, ये दो चीज़ें अपने देखी, यहाँ तक अपने को पता चल गया कि जो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की कंडीशन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड, ये क्या है। तो भैया एक सिंपल सी चीज़ देखिएगा कि CO2 जो है ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, और पीएच जो है ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो ये मामला तो अपने को पता चल गया कि रेस्पिरेटरी मामला है, रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी है। अब एक चीज़ ये सोचिए कि इस एल्किलोसिस को मेंटेन करने के लिए, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस को मेंटेन करने के लिए जो इसका अपोजिट इंडिकेटर है HCO3- जो है, क्या इसमें कोई अल्टरेशन हुआ, ये देखिएगा इसमें, क्या इसने कुछ कोशिश की, आराम से देखिएगा, इसने कुछ परिवर्तन किया अपने अंदर, बिल्कुल किया है। HCO3- जो है ये बेस है, और बॉडी ने क्या किया है, HCO3- इस बेस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कर दिया, जो कि कितना होता है, HCO3- कितना होता है, 22 से 27 होता है, और यहाँ पे देखिए बॉडी ने 20 कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी में रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की कंडीशन हुई। ठीक है, बॉडी में रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस यानी क्षारीयता बढ़ी, तो उसके रिजल्ट में बॉडी ने क्या किया भैया, बॉडी ने उसकी हेल्प की। क्या की कि बॉडी ने जो अंदर का जो ये HCO3- जो है, जो बाइकार्बोनेट जो कि एक बेस है, जो कि क्षार है, इस क्षार को भी बॉडी ने कम कर दिया। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस तो था ही, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस मतलब रेस्पिरेटरी क्षारीयता तो ही, लेकिन इस क्षारीयता को और क्षारीयता स्ट्रोंग न हो, तो बॉडी ने क्या किया, SCO3 जो माइनस आयन है, जो कि बेस है, इस बेस को कर दिया कम बेचारे को। ठीक है, तो इसलिए कंपनसेटेड है। कंपनसेटेड का मतलब इस अबनॉर्मलिटी को बॉडी ने रिजोल्व करने की कोशिश की है, कंपनसेट करने की कोशिश की है। तो ऑप्शन सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस और कंपनसेटेड। ठीक है, आई होप आप लोगों को यार वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि समझ में आए और आप लोगों के लिए यदि फ़ायदेमंद हो तो इसको प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूँ यार। इन सारे टॉपिक्स को पहले मैं नोट्स बनाता हूँ, और उसके बाद में इनका जो वीडियो है, ताकि हर एक बच्चे को सौंदर्य समझ में आ सके। धन्यवाद।